हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसडी में। आज हम अपने रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं ग्रुप डी की 5वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है बायोलॉजी का, और ये है आनुवांशिकी, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए जानते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप भौतिक व व्यवहारिक गुणों को अपने माता पिता से कैसे पाते हैं। इनकी जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, कि आप भौतिक व व्यवहारिक गुणों को अपने माता पिता से कैसे पाते हैं, इसकी जानकारी देने वाले विज्ञान जो है उसी को जेनेटिक्स कहा गया है। कि आप किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरे का आकार कैसा है, आपके बालों का रंग किस तरह से है, तो इस तरह की चीज़ें जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है वो जेनेटिक्स कहलाता है। आपके जीन्स में वैसी जेनेटिक जानकारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी आँखों का रंग, बालों का रंग जो है वो तय होता है। तो इसी तरह से जेनेटिक्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर काम करता है। जीन्स जेनेटिक्स मटेरियल की एकल इकाई है, जो क्रोमोसोम के भीतर पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल की एक एकल इकाई है, जो क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है। हालाँकि लक्षण केवल अकेले जीन्स के कारण नहीं होते, परिवेश में भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जिस तरह से एक बच्चे को पाला-पोसा जाता है, उसका उनके विकास पर सीधा असर पड़ता है। तो इस तरह से भी जीन्स प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे को अपने माता-पिता से लंबे होने का जीन्स प्राप्त है, लेकिन यदि उनके आहार में उन्हें आवश्यक भोजन या पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, तो वे बहुत लंबे नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो हम लोग खाना-पीना खाते हैं, उसके तरीके से भी हमारे जो शरीर का है, वो आकार निर्भर करता है। तो जैसे आपने उदाहरण में देखा कि एक बच्चे को अपने माता-पिता से लंबे होने का जीन प्राप्त है, मतलब अगर वो बच्चा पैदा होगा, अगर वो अच्छा खाना-पीना खाए, तो वो भी अपने माता-पिता की तरह लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आहार में पोषक तत्वों की कमी हो, या फिर उसे इस तरह से खाना नहीं दिया जाए जिससे वो उसकी ग्रोथ हो सके, तो वो क्या है, उसकी लंबाई उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितना उसके जीन्स में है। तो ये अलग-अलग फैक्टर पे निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स या जीन्स क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने माँ-बाप से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर की बनावट, लंबाई, चौड़ाई, या फिर कोई छोटा है या फिर बहुत ज़्यादा कोई लंबा है। तो ये सभी जो है वो जीन्स के आधार पे हम तय कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये हम देखेंगे कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है, क्रोमोसोम की जोड़ियाँ पाई जाती हैं उन जीन्स के साथ जो लाते हैं, जो आपके माता-पिता से प्राप्त होती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि क्रोमोसोम्स की जोड़ियाँ पाई जाती हैं, यह उन जीन्स को साथ लाते हैं जो आपके माता-पिता के, मतलब माता-पिता से प्राप्त होती हैं। जो जीन्स आपके माता-पिता में रहेंगे, वही क्रोमोसोम के ज़रिए आपके अंदर भी आ जाएँगे। आँखों और बालों के रंग जैसे जेनेटिक्स के लक्षणों के साथ आप एक स्वस्थ स्थिति या किसी विशेष स्थिति को विकसित करने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। क्रोमोसोम के प्रत्येक जोड़े में एक माता-पिता के जेनेटिक्स प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपवाद के साथ प्रत्येक कोशिका की जीन्स में 2 कॉपी पाई जाती है। अगला है, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम के साथ अपवाद ये बच्चे लिंग का निर्धारण करते हैं। यह एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले शिशु एक्स वाई होंगे और क्रोमोसोम के बिना, लेकिन एक ही तरह के समान एक्स क्रोमोसोम होने पर महिला एक्स एक्स होगी। तो इस तरह से क्रोमोसोम प्रक्रिया जो है वो काम करती है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और ये बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कि अगर एक्स वाई जो है साथ में मिलते हैं, तो बेबी बॉय पैदा होगा। अगर एक्स एक्स मिलते हैं, एक एक्स महिला का और एक्स पुरुष का, तो दोनों एक्स मिलकर एक बेबी गर्ल को पैदा करेंगे। मतलब कि एक्स वाई मिलेंगे तो बॉय पैदा होगा, और एक्स एक्स मिलती है तो फिर वो गर्ल पैदा होती है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखते हैं कि जेनेटिक्स से, आनुवंशिकी से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें आपको बताना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो यही 23 और 23 मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि एक्स में भी जो है वो 23 गुणसूत्र होते हैं, और वाई में भी जो है वो 23 गुणसूत्र होते हैं, शुक्राणुओं के गुणसूत्र होते हैं। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणें या फिर ट्रेट्स को नियंत्रित करती हैं। तो लक्षणों को नियंत्रित करती हैं किसके माध्यम से? तो ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स के माध्यम से। तो हार्मोन्स की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीन जो है वो हार्मोन्स की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, तो उन्होंने F2 पीढ़ी में पौधों के लिए
क्या फ़ोनोटाइपिक अनुपात मिला? तो ये अनुपात मिला था ऑप्शन नंबर ए 9:3:3:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:3:3:1। तो इस टाइप के फ़ोनोटाइपिक अनुपात मेंडल को मिला था जब उन्होंने F2 पीढ़ी में पौधों के लिए अनुपात को रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन-सा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला वंशानुगत जेनेटिक्स जो पदार्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी डीएनए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ रहता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे इसे स्मॉल टीटी से दर्शाया गया है, इनके बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो इनके लंबे होने का क्या कारण था मेंडल के द्वारा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। अगर पौधे की लंबाई सिर्फ टी द्वारा नियंत्रित होगी तो इससे जुड़े जितने भी पौधे होंगे उगेंगे तो उनकी सभी की लंबाई एक जैसी रहेगी, इसलिए टी वाला जो कैपिटल टी है उससे लंबाई नियंत्रित हो रही थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है डैश में लिंग के गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो किसमें लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानव मादाओं में जो है वो लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्र का एक संपूर्ण युग्म मौजूद होता है। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा गया है? तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इनका जनक कहा गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जेनेटिक्स का फादर कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैसे नीचे आप दिख पा रहे होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था क्योंकि इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इतना टाइम जो है वो जॉन मेंडल के पास नहीं था, तो उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। तो कितने होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। जो समान मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 23 गुणसूत्र होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि समान मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है जीन्स के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। जीन्स के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों को गलत लक्षण को दर्शाता है? तो जीन्सों के गलत लक्षण को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जीनों का लक्षण यह प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यह डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। तो ये सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन का उत्पादन करके नियंत्रित करते हैं, ये सही है। ये डीएनए के खंड है, ये भी सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। और कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा कि एक्स है कि वाई है। अगर एक्स वाई मिलते हैं तो बेबी बॉय पैदा होगा, बेबी बॉय, और अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो बेबी गर्ल पैदा होगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा ये होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वंशागति के नियमों को प्राप्त करने पर मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो वंशानुगति के नियमों का प्राप्त करके मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उनका मुख्य कारण था उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही चीजों का लक्षण जो है वो अध्ययन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी एलोसोम्स। तो एलोसोम्स जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स की एक विशिष्ट जोड़ी है जो कि एक समान
ऑटोसोम के रूप में या उसके आकार का दिखाई देता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं, तो एलोसोम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा चीज़ उत्तरदायी होता है, तो एलोसोम्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो मटर के पौधों में निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग मेंडल ने नहीं किया था? ऑप्शन नंबर सी पत्तों की आकृति। तो पत्तों की आकृति का प्रयोग जो है वो जॉन मेंडल ने नहीं किया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें से एक पर हमेशा सफ़ेद फूल खिलते हैं और दूसरे पर हमेशा जामुनी फूल खिलते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने मटर के पौधों को चुना, उनके पत्तों की आकृति देखकर पौधों को नहीं चुना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए उद्यान में जो होने वाले मटर के जो पौधे होते हैं उसका प्रयोग किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है एक संकरण संकरण जैसी विभिन्न डैशों की विशेषताएं वाले 2 पौधे का संयोजन होता है। तो एक संकरण संकरण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी, तो 2 विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संकरण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण की आनुवांशिक गति को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो पिता और माता का डीएनए, ये काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन-सा कण जो मॉलिक्यूल है वो संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशांग गति को नियंत्रित करता है, तो पिता और माता का डीएनए करता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे जिसे हम टीटी के नाम से जानेंगे और एक बौने पौधे जिसे हम स्मॉल टीटी के नाम से जानते हैं, एक साथ संकरण कराया गया और F2 पीढ़ी में जीनोटाइप्स अनुपात या जीनोटाइप रेशियो क्या था? तो जीनोटाइप रेशियो हमें क्या देखने को मिला? तो 3:1 हमें देखने को मिला। मतलब जो कैपिटल टी था, बड़ा टी, वो 3 रेशियो में था और बौना टी, स्मॉल टी वो 1 रेशियो में था। तो इस तरह से 3:1 हमें ये अनुपात देखने को मिला। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इनमें से वह कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के लिए किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित कर दिया था? तो ये कौन थे? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो भी उनकी नॉलेज थी, जो पौधे और जीवों की गणना को अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित कर दिया था। मतलब अपने साइंस की भी नॉलेज को उसमें लगा दिया था और मैथ की नॉलेज को भी उसमें लगा दिया था। तो ये कौन से व्यक्ति थे? ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला आता है हमारा जो क्वेश्चन है कि टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल, जो कैपिटल टी है, फिर स्मॉल टी, फिर डब्ल्यू कैपिटल, फिर डब्ल्यू स्मॉल। तो जीन्स प्रारूप करने वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना था? तो टी-टी-डब्ल्यू-डब्ल्यू जीन प्रारूप करने वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना था? तो ऑप्शन नंबर सी 25% था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये कितना परसेंट था? 25% था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 संतति प्राप्त करके लंबे तथा बौने पौधों के बीच 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे तथा 25% छोटे पौधे प्राप्त हुए थे। आइए देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है मानव में लिंगो गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, एक युग्म मौजूद होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो एक मौजूद होता है। मानव में 22 युग्म अलैंगिक गुणसूत्र और एक युग्म लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। मनुष्य में समानतः 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि मानव में लिंग गुणसूत्र युग्म कितने मौजूद होते हैं? तो एक युग्म मौजूद होता है, एक्स और वाई का होता है। तो आप इस चीज से याद रखेंगे। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मनुष्य में संतान का लिंग डैश के द्वारा निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है?
पिता के गुणसूत्र के द्वारा ये मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसका लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया है जो माता-पिता के प्राप्त लिंग गुणसूत्र के संयोजन पर निर्भर करता है। अगला आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मानव नरों में जो मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है इनके बीच क्या अंतर होता है? तो इनके बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर बी एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वायु जो वाई गुणसूत्र है वो छोटा होता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है एक्स और वाई का कि एक्स गुणसूत्र जो है वो बड़ा होता है मानव में, मतलब नर में जो मेल होते हैं तो उनमें एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र है वो छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चीज को याद रखेंगे। जैसे नीचे देख पा रहे हैं कि मानव नरों में जो मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं उसमें एक्स जो है वो बड़ा होता है और वाई जो है गुणसूत्र वो छोटा होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में ये एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में ये एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बेबी पैदा हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो लड़की है या फिर लड़का है? तो ऐसे गुणसूत्र से पता चल सकता है कि अगर जो पुरुष में गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे जो मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होता है और दूसरी तरफ महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो जब पुरुष का एक्स वाला जो है वो महिला के एक्स से जाके मिलता है तो गर्ल पैदा होती है और इसी तरह जब पुरुष का वाई गुणसूत्र जो है वो महिला के एक्स से जाके मिलेगा तो यहाँ पे जो है वो बॉय पैदा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए कोई नहीं रहता कि वो बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, तो वो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि अगर जो मेल का एक्स है वो जाके महिला के एक्स से मिलेगा तो लड़की होगी और मेल का वाई जो है ये महिला के एक्स से जाके मिलेगा तो वहाँ पे जो है वो बॉय पैदा होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पुरुष का। तो इस तरह से जो है वो बेबी का लिंग निर्धारण होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो इनमें से एक कारण क्या था? उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी, इसलिए उनके सफल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा थे। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्वैत संकरण में परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात जो है वो कितना था? तो ये अनुपात कितना था? 9:3:3:1 का अनुपात था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार-बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रख लें कि मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकरण या संकरण परिणामों प्राप्त जो अनुपात था वो कितना था? तो 9:3, 3:1 का था। अगला आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़ी जो है वो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र में जो 22 जोड़ी होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे पुरुष एवं स्त्री में समान प्रकार के होते हैं। तो 46 में से जो 44 गुणसूत्र हैं और जो 22-22 की जोड़ी में होते हैं वो समान अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि समान मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अलैंगिक गुणसूत्र आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कितने पाए जाते हैं? तो 22 पाए जाते हैं, 22 जोड़ी। अगला आता है हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि स्तनधारी जीवों में जिसमें मनुष्य भी शामिल है, इसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक्स गुणसूत्र तथा वाई गुणसूत्र। तो यही 2 प्रकार के गुणसूत्र हमें जो है स्तनधारी जीवों में जिसमें जो है हम लोग भी शामिल है, इंसान भी शामिल है। पुरुषों में जो है वो एक्स और वाई और एक्स गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं, जबकि जो महिलाएँ होती हैं उनमें बस एक्स गुणसूत्र ही हमें देखने को मिलता है। दोनों लिंग गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पुरुष का वाई है वो महिला के एक्स से जाके मिलेगा तो जो है बॉय पैदा होगा और पुरुष का जो एक्स है वो महिला के जाके एक्स से मिलेगा तो गर्ल पैदा होगी। महिला में एक्स ही होता है, इसलिए जो लिंग निर्धारण होता है बच्चा लड़की में जन्म लेगा या फिर बच्चा जो है वो लड़का जन्म लेगा वो इंसानों के ऊपर होता है, मतलब पुरुष के ऊपर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हरा मटर होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि हरी मटर का जो रासायनिक नाम है
वो पाइसम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो लड़की के जन्म के कौन से कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर डी। एक इसमें जो है वो मेल का होता है और एक इसमें जो है वो फीमेल का होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लड़की के जन्म का कारण क्या है? एक्स और एक्स। जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रेगर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती? तो वह है बायोपिक्स का सिद्धांत। तो बायोपिक्स का सिद्धांत जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो है सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है यौन प्रजनन में माता-पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता-पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा का योगदान होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यौन प्रजनन में माता-पिता का योगदान होता है, अपनी जीन्स का आधा हिस्सा। आइए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 40 की जोड़ी में होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें कि 46 जोड़ी होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो है वो नर और मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। तो 22 जो जोड़े हैं वो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और जो एक जोड़ी बच जाता है वही लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसे हम एक्स और वाई के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया जेनेटिक्स से किस टाइप से ग्रुप डी में क्वेश्चन या फिर आरआरबी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपकी ग्रुप डी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।